सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज हम बात करने वाले लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि भाई क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, मेमोरी में क्या क्या होता है एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड ये आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, जो आपसे इंटरव्यू में ना घुमा घुमा के पूछा जाएगा एंड आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पिलर्स क्या होते हैं ऊप्स के। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, या फिर आप दुनिया में कुछ भी चीज़ पढ़ो, ठीक है, कोई भी लॉ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई अगर ये रूल्स एनफोर्स करोगे तभी आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही ऊप्स के भी 4 पिलर्स होते हैं कि जब भी हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो उसमें ये 4 चीज़ें होंगी ही होंगी। तो ये 4 चीज़ें क्या हैं? ये है एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो एक एक करके इसे देखते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर करूंगा, डोंट वरी कि भैया भूल गए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सूल करना क्या होता है? देखो, कोई भी चीज़ को अगर आप रैप कर दो, ठीक है, एक एंटिटी के अंदर, तो उसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब जब मैंने रैपिंग वर्ड बोला तो आपके मन में जावा से रिलेटेड क्या आ रहा होगा आपके दिमाग में? सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो कमेंट करो। जब मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ रैप कर रहे हैं, ठीक है, तो किस में रैप कर सकते हैं? सोचो थोड़ा। ओके, तो अगर आपने सोचा होगा तो हम किस में रैप कर सकते हैं? क्लासेस में, ऑब्वियसली, राइट। हम क्या करते हैं, देखो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कार नाम की क्लास बनाई, ठीक है, उसमें कुछ हमने एट्रीब्यूट्स डाले थे, ठीक है, ATT1 देन ATT2, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि कई सारे एट्रीब्यूट्स डाले थे। देन हमने M1, ठीक है, M2, ऐसे कई सारे मेथड्स डाले थे। तो इस चीज़ को, ठीक है, इसे हमने क्लास के अंदर रैप कर दिया था, जिसको हम कैसे यूज़ कर सकते थे? इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ कर सकते थे, राइट। तो इस प्रोसेस को, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन कहते हैं। कि हमने क्या किया, हमने जितना भी डेटा था, जितना भी इंफॉर्मेशन थी एक कार के बारे में, क्लास के बारे में, उसे रैप कर दिया, ठीक है, एंड हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब इस चीज का फायदा क्या है? बड़ा सिंपल है। देखो, एक तो आप क्या कर सकते हो, आप कोड को क्लीन बना दोगे, रीडेबल बना दोगे, ठीक है, यानी कि आपका कोड रीडेबल हो जाएगा, रीयूजेबल हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को फंक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन करोगे, जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई, अब मैं इसके 100 चाहूँ तो 100 ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एक चाहूँ तो एक बनाऊँ, ठीक है, एंड मैं वो 100 ऑब्जेक्ट से मुझे कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा। मैं obj1.m1 लिखूँ या obj100.m1 लिखूँ, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास रीयूजेबिलिटी यहाँ पे पिक्चर में आती है, रीडेबिलिटी आती है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? डेटा हाइडिंग। ठीक है, अब ये बड़ा ध्यान से सुनना, डेटा हाइडिंग का क्या मतलब होता है? देखो, हाइडिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? छुपाना, राइट। तो हम क्या करते हैं, डेटा को छुपा देते हैं। बट ये जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ओके, मैंने क्या किया, मैंने एक कार नाम की क्लास बनाई, ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, कोई एट्रीब्यूट है, कोई एक मेथड है, ये दो चीज़ें बड़ी सेंसिटिव हैं। ये लेट्स से M3 नाम का मेथड है और ये कुछ एट्रीब्यूट 2 है, और भी इसके पास एट्रीब्यूट्स हैं और भी मेथड्स हैं, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में मुझे ये डेटा किसी और क्लास को देना हो, वो कैसे देंगे वो अभी हम सीखेंगे कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स थ्रू इनहेरिटेंस या फिर और भी सारी चीज़ें हैं आपकी, वो जब आएंगी तब हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप समझो कि एक ऑब्जेक्ट या फिर एक क्लास की कुछ इंफॉर्मेशन मैं पास करना चाहता हूँ दूसरी क्लास में, बट आई डोंट वॉन्ट टू पास सम प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि खाली मुझे ही पता हो, इसी क्लास को पता हो, इस क्लास को पता ना चले। तो ये चीज़ हम कैसे इंश्योर करेंगे? ये इंश्योर होती है आपके SS स्पेसिफायर से, राइट। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा क्या क्या होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका डिफॉल्ट, ठीक है, देन आपका आता है प्राइवेट, ओके, देन आपका आता है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, एंड देन आता है आपका पब्लिक, ठीक है। तो ये 4 ऐसे स्पेसिफायर्स होते हैं, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कब आपको अपना डेटा हाइड करना है,
ठीक है। सो डेटा हाइडिंग का सिंपल मतलब है कि ये मेथड्स तो यहाँ पे होंगे बट आप इसका एक्सेस कहीं बाहर नहीं दोगे। समझ में आया? तो इस चीज को हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। अब इसको मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया ये अभी हम तब समझेंगे जब मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा। सो दिस वाज अबाउट एनकैप्सुलेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज एक्चुअली डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग, समझना ध्यान से, हाइडिंग ऑफ इंटरनल वर्किंग। ठीक है, इंटरनल वर्किंग, या फिर मैं कह सकता हूं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन या फिर इंटरनल वर्किंग हाइड करने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इस ये कैसे अचीव होता है? ये आपका अचीव होता है दो चीज़ों से। एक होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका इंटरफेसेस। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, अभी ये जो मैं सिंटैक्स लिखूंगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बट जितनी आपको नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ बस। लेट्स से एक क्लास मैंने बनाई बी, ठीक है, और इस क्लास में एक मेथड लिखा m1, ठीक है, और इस मेथड को खाली एक नाम दे दिया, मतलब कि खाली डिक्लेयर किया, अभी डिफाइन बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब कोई क्लास आएगी, ठीक है, जो इस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी। अब समझना, मेरे वर्ड समझो, अभी इनहेरिटेंस है ये या फिर एब्स्ट्रैक्शन है, इंटरफेसेस हैं, उसमें कंफ्यूज मत हो। बस एक चीज समझो कि एक क्लास सी आएगी जो इस क्लास बी को इम्प्लीमेंट करेगी, तो वहां पे आपका ये m1 डिफाइंड होगा। ठीक है, इस m1 का कुछ मेथड होगा, राइट। तो जब यूजर आएगा आपका, ठीक है, तो यूजर क्या करेगा? वो इस क्लास का मतलब वो कॉल करेगा m1, तो उसको नहीं पता, उसको क्या दिख रहा है कि m1 की इंप्लीमेंटेशन क्या है मुझे नहीं पता, तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इंटरनली कौन सी क्लास उसे इंप्लीमेंट कर रही है, क्या मेथड लिखा हुआ है, नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज वेल एज इंटरफेसेस के थ्रू कर सकते हो। इंटरफेसेस आपके 100% अचीव कराते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपकी 100% नहीं होती, इनकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, इसका एक्चुअल कोड क्या है, कैसे क्या चलता है, सब डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में मैं आपको बस चाह रहा हूँ कि आप बस नोट्स बनाते जाओ जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तो क्या बोलोगे? डेटा हाइडिंग मतलब होता है कि एक्सेस ही हाइड कर देना, कि वो मेथड तो है, वो एट्रीब्यूट तो है, बट तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डेटा हाइडिंग। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हमने इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स ही हाइड कर दी। तुम देखो, तुम्हें दिख रहा है वहाँ m1 है, बट वो कैसे काम कर रहा है तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा। तो ये होता है, जिसको कहावत भी है कि आम खाओ गुठली मत गिनो। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन, समझ गए? ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि ये बहुत प्यारा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई एब्स्ट्रैक्शन और हाइडिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, और लास्ट वीडियो में आपने थोड़ा बहुत सर्च किया होगा तो आपको ये टर्म मिला होगा। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उससे आपको एक टर्म मिला होगा जिसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल होता है, पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म्स। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई फंक्शन का नाम सेम है, लेट्स से फंक्शन डी और दूसरा फंक्शन भी डी, ठीक है, दो फंक्शन उनके नाम सेम है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म में एक्ट करते हैं। बट क्या सिर्फ नाम से सेम होने से काम हो जाता है? नहीं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फंक्शन सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग सिग्नेचर कहते हैं। सिग्नेचर ही क्यों कहते हैं? अब सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जो आप अगर बैंक में भी जाओ तो यूनिकली आपको आइडेंटिफाई करती। वो भाई आपसे आप कार्ड नया लेने जाओ, आधार कार्ड डलवाओ, कुछ भी करो, ठीक है, वो कहेंगे भाई आप साइन बना दो, पहले साइन मैच करते हैं, अगर साइन मैच हो गया तो ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो साइन की इंपॉर्टेंस क्या है? इट यूनिकली आइडेंटिफाइज यू। सिमिलरली फंक्शन सिग्नेचर की क्या प्रॉपर्टी है पॉलीमॉर्फिज्म में? दैट इट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट्स फंक्शन। ठीक है, कि ये सिग्नेचर है मतलब ये वाला फंक्शन होगा।
ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे एक ही नाम के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट सिग्नेचर्स के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तब हो जाता है जब आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जो जावा के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आती है तो एक चीज़ आप डीएसए नहीं कर पाओगे, दूसरी आप डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे। जब आप डेवलपमेंट करने बैठोगे, कभी भी कोड लिखोगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि भाई ये क्लास होनी चाहिए, यहाँ से डेटा इसे ऐसे स्टोर करना है। क्लासेस नहीं आती, ऊप्स नहीं आता, तो मतलब बिल्कुल ही बेकार है। एंड सिमिलरली अगर आप ट्रीज की बात करो, लिंक लिस्ट की बात करो, ग्राफ्स की बात करो, अगर आपको क्लासेस नहीं पता है क्या होती हैं तो आप ये कोड कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये वीडियोस देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये फैक्ट है, ठीक है। ऊप्स नहीं आता तो कुछ नहीं आता जावा के अंदर, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये बिल्कुल सही है। चलो, ऊप्स इज द बेसिक्स। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो इतना तो एज्यूम कर लेंगे भाई ये तो तुम्हें आता है। कोई नहीं बताएगा आपको, कोड बेस दे देंगे बड़ा सा, कहेंगे इसको समझो, और आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको ऊप्स नहीं आता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये डी फंक्शन यहाँ लिखा है, ये डी फंक्शन 10 लाइन बाद फिर से लिखा है, कौन सा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। सो एनीवेज अब हम पॉलीमॉर्फिज्म पे वापस आते हैं, एंड ये मैं डिटेल में अभी बताऊंगा आपको। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, मैंने बता दिया। ये बेसिकली आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूजुअली आपका इनहेरिटेंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो इसे अच्छे से समझेंगे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपको क्या होता है? विद इन सेम क्लास होता है, ठीक है, विद इन सेम क्लास होता है। इसकी भी अभी हम और डिटेल में बात करेंगे। सो इसे हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। ये आपका इंटरफेसेस में भी होता है, क्लासेस में भी होता है, मतलब सेम क्लास में नहीं होगा, अक्रॉस क्लास होगा। अब अक्रॉस क्लास कैसे जाओगे वो अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको दिया था वो दिया था फंक्शन ओवरलोडिंग। समझते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। लेट्स से मैंने क्लास बनाई ए, ठीक है, इसमें एक फंक्शन बनाया डी, और ये इंट पैरामीटर ले रहा है। ये क्या है? इसका सिग्नेचर हो गया, राइट, अभी बताया मैंने आपको। देन ये समझ लेना यार कि इस फंक्शन की कुछ डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ये। देन दूसरा बनाते हैं डी, ये हो गया आपका स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा? इधर भी कुछ कुछ चल रहा है। अब ये दो फंक्शन डिफरेंट हैं बट हैं तो विद इन सेम क्लास, ठीक है। तो जब आप इसकी कॉल लगाओगे आप कहोगे ए का ऑब्जेक्ट डॉट डी फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 10 पास करोगे तो कौन कॉल हो जाएगा? ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ए डॉट डी एक स्ट्रिंग लगा दोगे, ठीक है, एस एच, तो कौन सा कॉल हो जाएगा? कॉल हो जाएगा ये वाला। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बड़ा सिंपल है कि भाई फंक्शन जो कंपाइलर आपका होगा, ठीक है, इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाइलर ही आपका आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसे इससे मैप कर दो, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम इसे फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलोड हो रहा है। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसे देखते हैं। कब कब हम कह सकते हैं कि भाई ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा? तो कोई भी फंक्शन होता है तो आप देखो उसमें सबसे पहले क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है, कि आपका पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट क्या है। देन आपका रिटर्न टाइप होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप होता है। एंड बीच में आप स्टैटिक वगैरह भी लगा सकते हो बट अभी के लिए हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है? फंक्शन का नेम होता है। फिर क्या होते हैं? आपके पैरामीटर्स होते हैं। एंड देन यहाँ पे आपका जो भी आप वो परफॉर्म करते हो, ठीक है। फंक्शन सिग्नेचर का पार्ट क्या होता है? ये वाला हिस्सा मीन्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स, करेक्ट। अब रूल्स क्या क्या होते हैं? तो रूल्स बड़े सिंपल है, मैं यहाँ पे रूल्स लिखता हूँ, ठीक है, रूल्स लिखते हैं यहाँ पे, ओके। तो रूल नंबर 1 क्या है? फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम नेम फंक्शन, फंक्शन का नाम ही डिफरेंट है तो पॉलीमॉर्फिज्म वहीं से गायब हो गया पिक्चर से। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि पैरामीटर्स, ठीक है, जो पैरामीटर्स है आपके आइदर वो सेम हो सकते हैं, सेम मीन्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि 4 हैं, दोनों में 4 4 हैं, दोनों में 2 2 हैं, तो यानी क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं आपके वो सेम हुए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके सेम हैं तो क्या कंडीशन बनेगी? डेटा टाइप
डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके सेम है तो डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एंड अगर डेटा टाइप सेम है, ठीक है, अगर डेटा टाइप सेम है तो क्या कंडीशन आ जाएगी कि ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे वापस आते हैं कि भाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम नहीं है, पैरामीटर्स डिफरेंट है, फिर तो कोई बात ही नहीं, वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है, जो आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, ठीक है, वो भी आपके पॉलीमॉर्फिज्म में कंट्रीब्यूट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो डिटरमाइन करेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म होने वाला है या नहीं होने वाला है। मैं भी आपको समझाऊंगा। तो जो आपके ऐसे स्पेसिफायर्स होते हैं, इवन आपके रिटर्न टाइप होते हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो दे विल बी दी पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बट डिसाइडिंग फैक्टर आपका क्या होगा एट द एंड, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, सिग्नेचर है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने एक फंक्शन बनाया डी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इंट एंड देन लिख देते हैं इंट। ओके, देन मैंने एक फंक्शन बनाया डी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग। ओके, देन मैंने एक फंक्शन बनाया डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट। देन मैंने एक फंक्शन बनाया डी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट स्ट्रिंग। एंड देन मैंने एक फंक्शन बनाया डी और मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, स्ट्रिंग इंट। एंड देन मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे डी और मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, इंट, ठीक है। सो अब समझते हैं अच्छे से पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये एक फंक्शन का नाम है डी, ठीक है, तो आप देख रहे हो सारी नाम सेम है, तो ऑब्वियसली पॉलीमॉर्फिज्म का केस बन रहा है यहाँ पे। इसके पास कितने पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने 2, ठीक है। अब टाइप चेक करो, पहला इंट दूसरा इंट, ठीक है, ओपी। यहाँ पहला इंट है, प्रॉब्लम हो सकती है, बट दूसरा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट है, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है। एक भी डेटा टाइप डिफरेंट है देन यू आर गुड टू गो। अगला चेक करते हैं, यहाँ भी 2 पैरामीटर्स हैं, यहाँ भी 2 पैरामीटर्स हैं, एंड इनके टाइप्स भी सेम है, मतलब इंटीजर स्ट्रिंग, बट ऑर्डर डिफरेंट है। पहले इंट है बाद में स्ट्रिंग है, पहले स्ट्रिंग है बाद में इंट है, यानी कि ये भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे देखो आप, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, सिंगल 1 1 है, ठीक है, बट आपका क्या है, डेटा टाइप ही डिफरेंट हो गया, तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले को देखो, यहाँ पे क्या है, फंक्शन का नाम सेम है बट डेटा टाइप क्या है, इंट, वो आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो, ठीक है, यानी कि ये पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं करेगा। अब जो मैं आपको मेन चीज़ बता रहा था, लेट्स से कि आपने लिखा इंट डी एंड देन आपने लिख दिया यहाँ पे इंट, ठीक है, ये आपका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया आपका वॉइड डी इंट, ठीक है। क्या ये पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट करेगा? विल दिस सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म? नो, राइट, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑल्दो इनके रिटर्न टाइप्स डिफरेंट हैं, ठीक है, इनके रिटर्न टाइप क्या है, डिफरेंट है, बट जो सिग्नेचर है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर सेम हो गया, ठीक है। जो आपके सिग्नेचर है वो सेम हो गए, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। ऑल्दो ये डिफरेंट है, ये सेम हो डिफरेंट हो, देखो ये पार्ट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि इनके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म इफेक्ट होने वाली है, बिल्कुल नहीं। इफेक्ट कब होगी, जब आपके सिग्नेचर डिफरेंट होंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि भाई डी पब्लिक इंट और यहाँ पे स्ट्रिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो अब आप कहो नहीं भैया ये तो 2 डिफरेंट फंक्शन है, क्योंकि ये इंट वाला है ये वॉइड वाला है, इधर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि एक्सेस स्पेसिफायर्स डिफरेंट हो या फिर रिटर्न टाइप डिफरेंट हो, पॉलीमॉर्फिज्म फिर भी कंसिडर्ड होगा इवन इफ फंक्शन नेम सेम भी है, बट जो आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो क्या है, सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट, ठीक है, सिग्नेचर आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला, जो आप कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था डिफॉल्ट वाला और देन आपने उसे उसका एक और कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटराइज वाला, देन आपने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट वाला, ठीक है। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, ये थी आपकी पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, दिस वाज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एंड मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब हम स्पेसिफिकली ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं, जो पहले से होता है वो गायब क्यों जाता है? वो गायब नहीं होता है, वो क्या होता है, ओवर राइड हो जाता है, ठीक है। दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज कॉल्ड ओवर राइड। सो ओवर राइडिंग क्या होता है,
कि रन टाइम पे, ठीक है, रन टाइम पे आपका एक फंक्शन आपके दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कर देता है, ठीक है। इसे हम कब अच्छे समझेंगे, इसे हम समझेंगे इनहेरिटेंस समझने के बाद। अभी अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझा भी दूं आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जहां पे एक फंक्शन दूसरे को ओवरराइड कर देता है। वहां भी यही सारे रूल्स हैं, रूल्स बिल्कुल सेम है कि भाई नेम सेम होना चाहिए, रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, सिग्नेचर सेम होना चाहिए, सारी चीजें वही रहेंगी, बट आपका क्या रहेगा, रन टाइम पे वो चलेगा, ठीक है। एंड इसे हम फंक्शन ओवरराइडिंग भी कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके, सो दिस वाज द थ्री पिलर्स। एंड अब चौथे पिलर की बात करते हैं, विच इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आउट है, ठीक है। ये पूरी सीरीज हमने एक साथ ही आउट कर दी थी, तो आप जाकर के इनहेरिटेंस वाली वीडियो चेकआउट करो, दैट इज लेक्चर नंबर 3। सो आप जाओ और चेकआउट करो लेक्चर नंबर 3, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन पे कहीं आ रही होगी, या फिर प्लेलिस्ट के पेज पे जाके देख लो, मतलब कहीं से भी जाके देख लो, बट डोंट मिस दिस, ठीक है। अब बात करेंगे इनहेरिटेंस की नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन डिटेल में पूरा कोड करके देखेंगे। सो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है। देखो हमारे पास वॉच टाइम बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं आता, तो वो है लाइक्स एंड कमेंट्स, जिसकी वजह से और लोगों तक रीच नहीं पहुंचती। अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ डू सपोर्ट, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।